नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। आज मैं आप सबके लिए लाया हूं सामान्य विज्ञान एंड कंप्यूटर सुपर टेस्ट सीरीज नंबर 1। कंप्यूटर का टेस्ट तो मैं पहले लिया हूं, लेकिन ये कंबाइंड है, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है? ये इंपॉर्टेंट है फॉर सीजीएल के साथ साथ आपका एलडीसी हो गया, आपका टेक्निकल हो गया, तकनीकी है ना। उसके अलावा आपका नगर पालिका संवर्ग भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त जहां भी साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं वहां ये बहुत ही उपयोगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंस के यहाँ पे मैं प्रश्न पूछूंगा और कंप्यूटर के प्रश्न पूछूंगा। इस टेस्ट सीरीज की खासियत क्या होगी कि यहाँ पे मैंने बाइलिंगुअल रखा है। आपके स्क्रीन पे जो दिखेंगे प्रश्न वो बाइलिंगुअल हैं, यानी दोनों है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का मैंने यूज किया है। तो आज बहुत ही शानदार होने वाला है टेस्ट। आपको करना ये है, कमेंट बॉक्स में उत्तर फटाफट देते रहना है। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा ये यहां पे ध्यान दीजिएगा। धातु जिसे एक चाकू से आसानी से काट लिया जा सकता है। मेटल दैट कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ इज सोडियम, सीसा, पारा या लोहा। सोच समझकर उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में फटाफट। पहला क्वेश्चन का उत्तर बताइए। पहला का उत्तर दीजिए, धातु जिसे एक चाकू से आसानी से काट लिया जा सकता है। आंसर आप सभी करिए, जितने भी हैं सभी करिए, आंसर सही दीजिए फटाफट। वाह, बहुत शानदार। चलिए आप लोग देते रहिए, उत्तर दीजिए, बहुत बढ़िया। जिनका उत्तर आया हो पहला का आंसर सोडियम। सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का दूसरा प्रश्न लेता हूं। अमरूद में निम्न में से कौन सा एसिड मौजूद है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन ग्वावा। आपने बहुत सारा प्रश्न पढ़ा होगा, ये भी प्रश्न पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया। टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या लैक्टिक एसिड। एसिड का मतलब होता है अम्ल। चलिए उत्तर बताइए फटाफट। अमरूद में कौन सा एसिड मौजूद होता है? बहुत शानदार उत्तर होगा जो सही जवाब देंगे। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हो। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ, राइट। यहाँ पे मैं 7 रखता हूँ और यहाँ पे 14 रखता हूँ। चलिए इसको भी बताऊँगा मैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा शानदार उत्तर जिनका भी दूसरा का आया है ए, टार्टरिक अम्ल। मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले इसको डिटेल देने से पहले एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल जो आपका होगा वो होगा सिरका में, सिरका, राइट। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक में, पालक जो आप सब खाते हैं ना, ऑक्जेलिक अम्ल। और लैक्टिक एसिड आपका पाया जाता है दही वगैरह में, राइट, दही में लैक्टिक एसिड। अब टार्टरिक अम्ल जो पूछा गया है ये पाया जाता है खट्टे फलों में, तो खट्टा फल में आता है आपका इमली। उसके अलावा अंगूर हो गया, कच्चा आम हो गया। क्या अमरूद खाते हैं तो खट्टापन लगता है, टार्टरिक एसिड इज। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया है दूसरा का आंसर ए, बहुत ही शानदार। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ठीक है। यहां पे एक चीज और बताता हूं, देखिए ये है 0 और ये है 7, ठीक है। इधर से इधर चलें आप, तो ये 0 से 7 जिसका भी pH मान आएगा वो होगा अम्लीय प्रकृति का, और यहां से यहां होगा क्षारीय प्रकृति का। मैं एक चीज़ यहाँ से आपको क्लियर करता हूँ, 7 जिसका भी pH मान होगा, जैसे जल का pH मान क्या होता है 7, तो ये न्यूट्रल यानी उदासीन होगा, ठीक है। और आपके बॉडी में जो रक्त होता है उसका pH मान होता है 7.4, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पे आप नोट भी कर लीजिएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ चलता हूँ। धुंध डॉट 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 एक संयोजन है, बताइए किसका संयोजन है? धुआं और धुंध, आग और पानी, पानी और धुआं, वायु और पानी। सोच समझकर ही उत्तर दीजिएगा। बहुत शानदार आप लोग उत्तर देते हैं और मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही शानदार उत्तर देने वाले हैं। चलिए उत्तर बताइए, थर्ड का उत्तर दीजिए, थर्ड का। तीसरे का उत्तर बताइए, तीसरा का उत्तर दीजिए।
तीसरा का उत्तर दीजिए। चलिए, बहुत शानदार, जिनका उत्तर तीसरा का आया है, बहुत ही बढ़िया। ए, धुआं और धुंध। धुंध एक संयोजन है धुआं और धुंध का। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। कोहरा को हम क्या बोलते हैं? फॉग, राइट। चलिए, आज का चौथा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, ठीक है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, यह किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? थोड़ा मैं इसे छोटा करता हूं ताकि आपको ऑप्शन दिखें चारों। चलिए, ये बताइए आप, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, यह किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? An element has electronic configuration 284. It will this be classified as non-metal, metal, मेटोलाइट या नन ऑफ दिस? उत्तर 4 का दीजिए। देखिए, जो बहुत बढ़िया उत्तर, जिनका उत्तर अभी तक आ गया हो, बाकी लोग भी उत्तर दीजिए। 4 का बहुत शानदार उत्तर, जिनका उत्तर आ गया हो, ये आपका, मैं इसे बता देता हूं, ये होगा आंसर अधातु। बहुत ही शानदार। 284 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला होगा वो होगा सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन। अब यहां पे आपको बताता हूं कि इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा। इन तीनों को जोड़िए, परमाणु क्रमांक हो जाएगा। परमाणु क्रमांक क्या होगा? सिलिकॉन 14, राइट। और इसकी जो बाह्यतम कक्षा होगा सिलिकॉन का, बाह्यतम कक्षा, वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसे हम नॉन मेटल कहेंगे। बहुत बढ़िया, कभी मैं ये समझाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला डिटेल में। चलिए, आज का 5वां प्रश्न, ये बहुत आसान है। चौथा नंबर जो आपने यहाँ पे देखा होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये मैं बता दूंगा, आपको याद हो जाएगा। कभी मैं बताऊंगा डिटेल में आराम से। यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा मानव शरीर में एक अवशिष्ट अंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? अपेंडिक्स, पलकें, बरौनी या गॉल ब्लैडर? गॉल ब्लैडर जिसे कहते हैं आप, बताइए। 5 का उत्तर दीजिए। वाह, सुपर सुपर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर 5 का आया है अपेंडिक्स। देखिए, अपेंडिक्स होता क्या है? एक अवशिष्ट अंग है। आपको डॉक्टर कभी अपेंडिक्स में हो जाता है दिक्कत तो निकाल देता है, हर मनुष्य के बॉडी में होता है। लेकिन अपेंडिक्स क्या होता है? बड़ा हो गया, पक गया। होता क्या है कि इसके 2 मुंह होते हैं। अब 2 मुंह होने के बाद क्या होता है कि एक टुकड़ा, मतलब एक जो खुला, ये जो पार्ट है वो खुला होता है और एक बंद होता है। मान लीजिए ये बंद हो गया और एक खुला है, तो इधर से भोजन वगैरह निकलता है ना। भोजन का कोई कण इसमें अगर प्रवेश कर दिया, माफ़ कीजिएगा, भोजन का कण अगर इसमें प्रवेश हो गया तो ये भी ब्लॉकेज हो जाता है। अब दूसरी तरफ से यहाँ से निकलेगा नहीं कुछ, यहाँ से निकलेगा नहीं, तो इसलिए कभी कभी ये संक्रमित होता है और काट के इसे हटाना पड़ता है। चलिए, आज का 6वां प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक गैर चमकदार निकाय है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी? पृथ्वी, आग, सूर्य या तारे? गैर चमकदार है, आपको बताने हैं। बहुत इस क्वेश्चन पे तो मुझे हंसी आ रही है, आप लोग को जवाब देने हैं सही सही। वाह, सबका जवाब, लगभग लोगों का जवाब बहुत बढ़िया आ रहा है। पृथ्वी क्या है? कहाँ से चमकेगा? पृथ्वी की अपना कोई लाइट ही नहीं है ना। तो आग, ये तो हमेशा चमकेगा क्योंकि आग है। सूर्य, ये आग का गोला है। तारे, ये भी है। बट ये पृथ्वी क्या है? आपका गैर चमकदार निकाय है। बहुत बढ़िया। आज का 7वां प्रश्न ये देखिए। एक स्विच हमेशा, 1 मिनट ऐसे कर लेता हूँ। चलिए, एक स्विच हमेशा खाली स्थान से जुड़ा होता है। लाइव तार, न्यूट्रल तार, सॉरी यहाँ पे न्यूट्रल कर लीजिएगा, न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल तार। चलिए, न्यूट्रल तार या अर्थ तार या इनमें से कोई नहीं। 7 का उत्तर दीजिए। स्विच किससे जुड़ा रहता है? देखिए, स्विच को न्यूट्रल तार में जोड़ना नहीं है आपको। जब भी जोड़ना है, कभी भी स्विच जुड़ता है वो लाइव तार में जुड़ता है, तभी वो कट कर पाता है। लाइव तार में, अर्थ तार में तो जोड़ने का बात ही नहीं है, राइट। तो इसका जो सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया उत्तर जिनका आया है 7 का ए। आज का 8वां प्रश्न, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है।
न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोसाइड या अमीनो एसिड्स? 8 का उत्तर बताइए। जो सही उत्तर देगा मेरे दोनों हाथों से थम्स अप होगी। चलिए उत्तर दीजिए। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है, बताइए 8 का उत्तर दीजिए। वाह वाह वाह, सुपर जवाब। जिनका 8 का उत्तर अभी तक आ गया है, बाकी लोग भी 8 का उत्तर बताइए मुझे, जल्दी बताइए 8 का उत्तर, फटाफट दीजिए उत्तर। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। 8 का जिनका भी उत्तर आया है न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत ही बढ़िया। 8 का उत्तर क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत शानदार, थम्स अप। आज का नवा प्रश्न, निम्नलिखित में से, आज ये ऐसे कैसे हो रहा है, 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख वन प्रकार है? विच एमंग द फॉलोइंग इज द मेजर फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, सॉरी उप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, जिसे हम उपोष्णकटिबंधीय कह सकते हैं, तापीय पर्णपाती या तापीय नमी? आंसर दीजिए 9 का। नाइन का उत्तर दीजिए। प्रमुख वन प्रकार भारत का कौन सा है? भारत का प्रमुख वन प्रकार कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया, थम्स अप जिनका उत्तर आ गया हो ए, बहुत ही शानदार। देखिए उष्णकटिबंध जोन जब आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में ना, तो उष्णकटिबंध आपने देखा होगा बीच वाला पार्ट। और पर्णपाती का मतलब क्या होता है? पर्णपाती मतलब पत्तों का गिरना। तो पतझड़ी या पर्णपाती जो वन होते हैं, अपने मौसम के अनुकूल वो अपने पत्ते को साल में कभी ना कभी गिरा देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में मैक्सिमम जगहों पे होती है। और सर्वप्रमुख वन कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। जैसे आम को एग्जाम्पल ले लीजिए, महुआ को ले लीजिए, और भी जितने हैं पेड़ पौधे उनको ले लीजिए। ये एक बार पत्ते गिराते हैं फिर से निकलते हैं, राइट। 10वां नंबर, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। विटामिन डी के कुछ स्रोत क्या है? व्हाट आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी? सूर्य और खाना, सूर्य, पानी या खाना? उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। देखिए विटामिन पूछे गए हैं यहाँ पे, विटामिन डी के बारे में। अब मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, यहाँ पे 2 ग्रुप में करूंगा। एक तो वसा में घुलनशील विटामिन, कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, और एक जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। जल में, ये मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, दोनों मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। बहुत शानदार उत्तर जिनका 10 का आया है। 10 का क्या उत्तर होगा? सूर्य और खाना, सूर्य, पानी। विटामिन डी के स्रोत, विटामिन डी के स्रोत ये पूछा गया है। 10 का उत्तर देखिए, यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हैं। देखो एक चीज मैं बताता हूं, कभी भी द सन, केवल सन नहीं होगा। यहाँ पे प्रमुख स्रोत नहीं पूछा है, विटामिन डी के कुछ स्रोत, कुछ स्रोत। यहाँ पे अगर वीवीआई स्रोत पूछता तो ठीक है, मैं मान लेता, लेकिन जिनका उत्तर आया हो ये वाला, बहुत शानदार, थम्स अप। और जिनका उत्तर केवल ये आया है वो गलत है। अब मैं गलत कैसे ठहरा रहा हूं बता देता हूं, आप लोग गुस्सा मत करिएगा, राइट। विटामिन डी के कुछ स्रोत, मान लिया जाए सूर्य से तो सर्वप्रमुख आपको मिलता ही है। क्या खाने से आपको नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है, कुछ कुछ चीज खाने से। जैसे अगर आप विटामिन डी का कोई कैप्सूल खाते हैं, या उसकी जगह कोई खाद्य पदार्थ लेते हैं, या यूं मानूं कि मछली के तेल वगैरह जो आप खाते हैं, तो विटामिन डी वहां से भी कुछ कुछ मिल जाते हैं। यानी खाद्य पदार्थ से भी कुछ ना कुछ विटामिन डी के स्रोत आपको मिलते ही मिलते हैं। अगर आता है विटामिन डी का सर्वप्रमुख स्रोत, तब तो आप सन कहते। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा, जैसे ही मैंने पूछा होगा बहुत लोग सोच रहे हैं क्या सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन आंसर देते टाइम बहुत लोग गड़बड़ कर बैठे हैं। अब यहां पे देखिए विटामिन जितने भी हैं, ए बी सी डी ई के, है ना, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा अधिक नहीं खाना चाहिए। क्या मैंने बोला? वसा को अधिक नहीं खाना चाहिए। वसा अधिक खाइएगा तो मोटापा होगा, और मोटापा सभी बीमारियों की जड़ है। तो वसा अधिक नहीं खाना है। अधिक को क्या लिखेंगे? ए डी ई के, अधिक नहीं हो गया, ए डी ई के। अब व्हाट्सएप वाले शॉर्ट फॉर्म में ए डी ई के, अधिक यानी अधिक कह सकते हैं। यानी ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। और एक ये हीरोइन है भूमिका चावला, भूमिका चावला जल में नहाती है। तो बी मतलब भूमिका और सी मतलब चावला। ये भूमिका चावला क्या करती हैं? जल में नहाती हैं। बी मतलब भूमिका, सी मतलब चावला। भूमिका चावला जल में नहाती है, तो जल में घुलनशील विटामिन बी सी हो गया। और वसा अधिक नहीं खाना चाहिए क्योंकि फैट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और फैट सभी बीमारियों की जड़ है, तो अधिक ए डी ई के। बहुत शानदार उत्तर जिनका ए आया है, मेरे दोनों हाथों से डबल थम्स अप, बहुत शानदार।
चलिए 11 नंबर पे चलते हैं। निम्न अंगों में से कौन सी कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करने के लिए वसा ब्रेक करता है, बताइए। जिगर, किडनी, फेफड़े या आंत। मैं थोड़ा टाइम देता हूं, आराम से आप सोच के उत्तर दीजिए मुझे 11 का उत्तर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ब्रेक्स फैट टू प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल, बताइए। पूछा है कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करने के लिए वसा ब्रेक करता है कौन सा। बहुत ही शानदार उत्तर, जिनका उत्तर आया है ए जिगर। जिगर को हम लीवर भी कहते हैं, यकृत भी कहते हैं, याद रखिएगा। जिगर, लीवर, यकृत। यकृत क्या करता है, एक सहायक पाचन अंग है, ठीक है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और पित्त एसिड होता है। यह एक क्षारीय यौगिक होता है और वसा के टूटने में मदद करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और पित्ताशय की थैली एक छोटी थैली होती है, यकृत के ठीक नीचे हरा कलर का ऐसा बैठा होगा पित्ताशय, राइट। तो ये पित्त निकालते रहती है। और इसके बाद तो मैंने अगर देखिएगा एक वीडियो मैंने बनाया है इस पर, बहुत ही अच्छा से पाचन तंत्र को लेके, कैसे कैसे खाना जाता है और कैसे कैसे होता है, आपके इसी चैनल पे मिल जाएगा, आज़ाद जेपीएससी एकेडमी चैनल पे, है ना। बहुत ही शानदार मैंने बना दिया है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब 12वें नंबर पे आते हैं। देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे हर ऑप्शन का डिटेलिंग करता, चूँकि क्वेश्चन आज थोड़े ज़्यादा हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और कभी मैं डिजिटल बोर्ड जब लगा लूँगा ना, जिस दिन आपकी दुआ से लग जाएगी, आप सबकी दुआ से डिजिटल बोर्ड लग जाएगी ना, तो मैं बहुत ही शानदार तरीके से सब विषयों को पढ़ाया करूँगा, ऐसे ही PDF बनवा के। जैसे यहाँ पे हर ऑप्शन का डिटेलिंग, चूँकि देखिए होता क्या है कि थोड़े छोटे स्क्रीन में लिखने में दिक्कत भी होती है और कई बार मेरे पेन भी नहीं चलते, ये वाला पेन जो चला रहा हूँ मैं, राइट। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है बहुत शानदार आपका जो उत्तर आ रहा है, बहुत शानदार। दूसरा 12वां नंबर, जूट कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा है, बताइए। जूट कृषि अनुसंधान, ये गलती मत कीजिएगा, पश्चिम बंगाल, केरला, ओडिशा या तमिलनाडु। 12 का उत्तर दीजिए। शानदार उत्तर, जिनका भी उत्तर मैक्सिमम लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। अब आपको बताता हूं, जूट उत्पादन में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे रहता है, कभी कभी बिहार। और अगर मैं बात करूं, बिहार उसके बाद स्थान पे है। अगर मैं बात करूं देश के हिसाब से, तो जूट सबसे ज़्यादा कौन करता है, ये करता है आपका बांग्लादेश। उसके बाद अगर मैं कभी कभी कहूँ भारत भी आगे आ जाता है। एक चीज़ आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से जो निकल के आ रहा है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, जूट कृषि अनुसंधान, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। और आपको बता दूं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, जिसको ICAR बोलते हैं हम लोग, वो ही इसको, इन सब चीज़ों को डील करती है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है बहुत ही काम करती है इन क्षेत्रों में, कृषि वगैरह के क्षेत्रों में, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, कार्यात्मक गतिविधियों को नियंत्रित किया गया है, बताइए। कार्यात्मक गतिविधियों को नियंत्रित किया गया है, बताइए, उत्तर बताइए 13 नंबर का। 13 का उत्तर दीजिए फटाफट। यहाँ पे थोड़ा सा गया है, जाता है होगा, यहाँ पे जाता है, कर लीजिएगा ना। तो कार्यात्मक गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा, तो आपको बताना है, यानी किससे किया जाता है, न्यूक्लियस, ये थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, न्यूक्लियस, सेल्यूलोज, ये भी गलती है थोड़ा, साइटोप्लाज्म को साइंटो लिख दिया इन्होंने, साइटोप्लाज्म, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, साइटोप्लाज्म। चलिए 13 का उत्तर दीजिए, जिनका सही उत्तर जाएगा मेरे दोनों हाथों से थम्स अप, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। कार्यात्मक गतिविधियों को नियंत्रित किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, कार्यात्मक गतिविधियाँ जो नियंत्रित करता है वो करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक, अब आप बताता हूँ आपको, आपका सेंटर कौन सा है, आपका सेंटर है, अगर वैसे फिजिकली देखा जाए तो नाभि, आपका सेंटर अगर फिजिकली देखा जाए तो नाभि होता है। बट आपका अगर यूं कहे कि CPU कौन सा है, यानी केंद्रक, सेंटर कौन सा है जिसके द्वारा आप संचालित होते, तो आप बोलिएगा मस्तिष्क, है ना। तो जो भी कार्यात्मक गतिविधियां होती हैं उनको नियंत्रित कौन करता है, केंद्रक। ये कोशिका की बात करता हूं मैं, है ना।
सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। और उसी कोशिका में आप पढ़ते हैं कोशिका क्या है, सेल क्या है? सेल जीवन की, जीव की, किसी भी जीव की कार्यात्मक और रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, कार्यात्मक इकाई है। तो उनको नियंत्रित कौन करता है? केंद्रक करता है। बहुत ही शानदार, जिनका उत्तर 13 का ए आया हो। 14वें प्रश्न पे चलते हैं। जीवाश्म का सबसे प्रचुर स्रोत है। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ फॉसिल इज, जीवाश्म बताना है आपको। और फॉसिल प्लानेट किसे कहा जाता है? ये एक मैं क्वेश्चन देता हूं कि फॉसिल प्लानेट किसे कहा जाता है? FOSSIL, फॉसिल प्लानेट किसे कहा जाता है, बताना है ये भी। पहले इसका उत्तर दीजिए। जीवाश्म का सबसे प्रचुर स्रोत है, 14 का उत्तर दीजिए। और जियोग्राफी में कभी बताया हूँ? शायद नहीं बताया हूँ, ऑफलाइन वाले में तो बताया था क्लास में बहुत बार। चलिए बताइए इसका उत्तर बताइए। जीवाश्म का सबसे प्रचुर स्रोत है। वाह, बहुत बढ़िया। जिनका उत्तर है ए, तलछट्टी पत्थर, सेडिमेंट्री रॉक में आपका जीवाश्म सबसे ज्यादा मिलता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था फॉसिल प्लानेट किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर ए आया था। फॉसिल प्लानेट बोलते हैं चंद्रमा को, याद रखिएगा। फॉसिल प्लानेट, जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है चंद्रमा को, मेरे ख्याल से, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। 15, चांद की सतह पर एक घड़ी होगी। ऑन द सरफेस ऑफ द मून ए क्लॉक विल, धीरे भागें, तेज भागें, स्थिर रहें, या कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्तर दीजिए। चांद की सतह पर एक घड़ी क्या होगी? 15 का उत्तर दीजिए। शानदार उत्तर, जिनका उत्तर आया है तेज भागे नहीं होगा बाबू, धीरे भागे। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया है ए। अब बताता हूं, मान लीजिए ये घड़ी है। अब यहां से स्टार्ट हुआ, टिक 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 टिक, इस तरह से टिक 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 करते चल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे। अब अगर मैं ये बोल दूं, या यूं कहें ऐसा वाला घड़ी लीजिए, माफ़ कीजिए थोड़ा सा बता देता हूं। मान लीजिए ये घड़ी है और ये एक ऐसा हिलने वाला है, यहाँ से यहाँ हिलता है ऐसे, है ना, ऐसे। तो इतना हिल रहा है तो आपका 1 सेकेंड ऐसे ऐसे चल रहा है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, चांद पे जाएगा ना, चांद पे जाने के बाद ये सुस्त हो जाएगा, यानी ये ऐसे चलेगा सुस्त। तो बोलता है धीरे भागो ऐसे। अब मैं यहाँ कैसे चला रहा था, थोड़ा ऐसे ऐसे चल रहा था, देखिए ऐसे, देख रहे हैं। और यहाँ पे एकदम धीमा ऐसे चलेगा चांद पे, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, धीरे भागें। 16 नंबर, हर्पीज प्रभावित करते हैं त्वचा को, फेफड़े को, गला को या पेट को? हर्पीज, उत्तर दीजिए। 16 नंबर का उत्तर दीजिए। इसे हर्पीज को हम क्या कहते हैं? हिंदी में कह सकते हैं इसे हम सिंगल्स, ऐसे सिंगल्स, सिंगल्स ये बोलते हैं हर्पीज को। तो बताइए, बहुत शानदार उत्तर आ गया है, बहुत बढ़िया, ए, त्वचा। हर्पीज प्रभावित करते हैं त्वचा को। चलिए फटाफट करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है। प्याज एक संशोधित रूप है। प्याज, ये गलती मत कीजिएगा, तना है, स्टीम, रूट होगा, रूट यहाँ रूफ नहीं होगा, रूट, लीफ या फ्लावर। प्याज। 17 का उत्तर दीजिए फटाफट। देखो प्याज क्या है, जड़ तो है नहीं, जड़ नहीं है, पत्ता, पुष्प। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया है तना, ठीक है। हल्दी क्या है? हल्दी क्या है? हल्दी भी तना ही है, राइट। आलू क्या है? आलू जो आप खाते हैं ये भी एक तना ही है। बहुत बढ़िया। चलिए आज का 18वां प्रश्न, कौन से सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी का कारण बनता है? वायरस, विषाणु, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर दीजिए। कौन से सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी का कारण बनता है? वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ? बताइए उत्तर 18 का। हेपेटाइटिस बी यानी यकृत शोथ, याद रखिएगा। हेपेटाइटिस को हम क्या कहेंगे? यकृत शोथ। ठीक है, बताइए। बहुत शानदार, जिनका उत्तर आया हो 18 का ए, वायरस। इसका उत्तर क्या होगा? हेपेटाइटिस बी का कारण बनता है वायरस, ठीक है। 19 नंबर, श्रेणीदार खेत बनाना खालिस्तान में मिट्टी संरक्षण का एक प्रभावी तरीका है। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? पेडोलॉजी। मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? तो ICR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहती है कि 8 प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? तो जलोढ़ लगभग 40% भूभाग पर फैला है। चलिए बहुत बढ़िया, श्रेणीदार खेत बनाना, बहुत बढ़िया उत्तर दीजिएगा।
19 का जिनका भी उत्तर आ गया अभी तक, बाकी लोग भी उत्तर दीजिए 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 दीजिए। शानदार जवाब जिनका उत्तर आया है ए। 19 का जो उत्तर होगा, सीढ़ीदार खेत बनाना पहाड़ी क्षेत्र में, है ना, मिट्टी संरक्षण का कार्य करते हैं। अब पहाड़ी क्षेत्र है, मान लीजिए इस तरह से ढलान, तो यहाँ सीढ़ी बना दिए, यहाँ सीढ़ी बना दिए, यहाँ सीढ़ी बना दिए, ऐसे बना दिए, तो ये क्या करेगा, मिट्टी के कटाव को रोक देगा, कम कर देगा बहुत हद तक। बहुत बढ़िया। कौन से खनिज अवशोषण के लिए विटामिन डी आवश्यक है? कौन से खनिज अवशोषण के लिए विटामिन डी आवश्यक है? विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच मिनरल? कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या नन ऑफ दिस? 20 का उत्तर दीजिए। शानदार उत्तर, जिनका उत्तर 20 का आया है ए। बहुत बढ़िया, बहुत लोग का उत्तर ए आ रहा है, कैल्शियम। शानदार। अब आते हैं हम लोग कंप्यूटर पे। तो पहला कंप्यूटर का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, और ये 21वां नंबर का प्रश्न है, राइट। तो सोच समझ कर कंप्यूटर में आ जाइए, साइंस को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए दिमाग से। अब हम लोग कंप्यूटर करेंगे, तो सोच समझ के, और कंप्यूटर के शानदार धांसू प्रश्न में लाया हूं आज। उपकरण है जो कि स्टिक को नियंत्रित करने वाले उपकरण या एप्लीकेशन को छड़ी की दिशा या कोण के बारे में जानकारी भेजता है। बताना है उत्तर, जॉयस्टिक, स्कैनर, माउस या वीडियो? 21 का उत्तर दीजिए। शानदार जवाब, बहुतों का उत्तर बहुत बढ़िया रहा है। देखिए इसमें चुपचाप ध्यान रखिए, स्टिक है यानी छड़ी है, छड़ी को नियंत्रित करने वाले उपकरण या एप्लीकेशन को छड़ी की दिशा या कोण के बारे में जानकारी भेजती है। माउस छड़ी जैसा है ही नहीं, स्कैनर है ही नहीं, वीडियो अब है ही नहीं, बच क्या गया, जॉयस्टिक। जिनका उत्तर ये आया हो मेरे दोनों डबल डबल हाथों से बहुत बहुत थम्स अप। चलिए बहुत शानदार। आज का 22वां प्रश्न, सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग के परिणाम स्वरूप उत्पादित डेटा को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। द डाटा दैट इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बाय द सीपीयू इज नॉन एज आउटपुट, इनपुट, स्कैनिंग या नन ऑफ दिस? 22 का उत्तर दीजिए। सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग के परिणाम स्वरूप उत्पादित डेटा को हम कहते हैं, बहुत बढ़िया, ए आउटपुट। जिनका भी उत्तर है थम्स अप। आज का 23वां प्रश्न, मजा आ रहा है आप सबको? चलिए बहुत बढ़िया। खाली स्थान एक टोनर आधारित प्रिंटर है जो उच्च गुणवत्ता के आउटपुट का उत्पादन करता है। ये जो आपका आया ना प्रिंटर, प्रिंटर का प्रकार है ना, काइंड्स ऑफ प्रिंटर या टाइप ऑफ प्रिंटर, ये मैं आपको एक क्लास देके बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। कंप्यूटर में ऐसा आने वाले टाइम में बना दूंगा कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए बताइए, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बहुत बढ़िया उत्तर आ गया है। 3D प्रिंटर या लेजर प्रिंटर? 23 का जिनका भी उत्तर आ गया है, नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है वो, जिसका नाम है लेजर प्रिंटर। बहुत ही शानदार उत्तर। देखिए लेजर प्रिंटर क्या है, एक टोनर आधारित प्रिंटर है जो उच्च गुणवत्ता के आउटपुट का उत्पादन करता है। बहुत बढ़िया। आज का 24वां प्रश्न, बायोस का पूर्ण रूप क्या है? अगर आप मेरा कंप्यूटर का क्लास कभी देखे हो, नहीं देखे हो तो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में बहुत सारे चीज दिए हुए हैं, वहां पे आप जाएंगे तो कंप्यूटर देखिएगा, मिलेगा। बहुत सारे 9, 10, 12, 9, 10, 11 वीडियो बने हुए, वो देख लीजिए, आपको कंप्यूटर के मैक्सिमम प्रश्न आसानी से आने लगेंगे। वहां मैंने बायोस बताया है। शानदार उत्तर, जिनका अभी तक उत्तर आ गया है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी आंसर इज डी। बहुत शानदार, जिनका डी उत्तर आया है। आज का 25वां प्रश्न, कोल्ड बूटिंग को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है? सॉफ्ट बूटिंग, वार्म बूटिंग, हार्ड बूटिंग या ऑल ऑफ दिस? 25 का उत्तर दीजिए। 25 नंबर का आप उत्तर फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। कोल्ड बूटिंग इज कोल्ड बूटिंग बताना है, फटाफट बताइए। 25 का उत्तर दीजिए। कोल्ड बूटिंग को कहते हैं हम हार्ड बूटिंग। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया सी। आज का 26वां प्रश्न, CLI का पूर्ण रूप क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस,
सॉरी, कमांड लाइन इंटरस्पेस, कॉमन लाइन इंटरफेस या कॉमन लाइन इंटरस्पेस? 26 का उत्तर दीजिए। वाह, शानदार, जिनका उत्तर आया पहला 26 का ए यानी कमांड लाइन इंटरफेस, बहुत बढ़िया। आज का 27वां प्रश्न, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में खाली स्थान बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। कितनी महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं? यहाँ पे बहुत हटा दीजिए। कितनी महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं? 27 का उत्तर दीजिए। चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूं, जो सही उत्तर होगा 6। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में 6 महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है। कभी मैं वो डिटेल में भी बताऊंगा आपको। 28वां प्रश्न पे चलते हैं। डिस्क किस सतह पर पथों को अदृश्य खंडों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें खाली स्थान कहा जाता है? खंड, अनुभाग, सतह या इनमें से कोई नहीं? डिस्क किस सतह पर पथों को अदृश्य खंडों में विभाजित किया जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ये आपको बताने हैं। इन्हें हम कहते हैं सेक्टर यानी खंड। बहुत बढ़िया। आज का 29वां प्रश्न। अब मैं थोड़ा आराम से आपको क्वेश्चन का टाइम देता हूं, मतलब आराम से आप करिए। खाली स्थान मॉड्यूलों का एक संग्रह है जो जब भी आवश्यकता हो मेमोरी में स्वचालित रूप से लोड और अनलोड किए जा सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर? लाइनक्स, विंडोज 98, विंडोज एक्सपी या यूनिक्स? 29 का उत्तर दीजिए। बताइए, 29 का उत्तर दीजिए। मॉड्यूलों का एक संग्रह, बहुत बढ़िया। जिनका उत्तर आया है ये लाइनक्स, ठीक है। लाइनक्स क्या करता है? मॉड्यूलों का एक ऐसा संग्रह होता है जो जब भी आवश्यकता हो मेमोरी में स्वचालित रूप से लोड और अनलोड किए जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। आज का 30वां प्रश्न। खाली स्थान का अर्थ किसी दस्तावेज में पाठ की उपस्थिति बदलता है। पाठ संपादन यानी एडिटिंग टेक्स्ट, मैं यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। एडिटिंग टेक्स्ट, रिप्लेसिंग टेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट या फॉर्मेटिंग टेक्स्ट? बताइए। 30 का उत्तर दीजिए फटाफट। किसी दस्तावेज में पाठ की उपस्थिति जो बदलता है। बहुत शानदार उत्तर। ये बी नहीं होगा, इसका जो उत्तर जो भी दे रहे हैं पाठ का प्रारूप यानी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। इसलिए मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था कि ताकि आपको ये समझ में आ जाए, है ना। फॉर्मेट का मतलब होता है कि उपस्थिति को बदल सके आप। बहुत ही बढ़िया। आज का 31वां प्रश्न। खाली स्थान का आशय पाठ के आकार और प्रदर्शन से है। फॉन्ट टाइप, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज या फॉन्ट कलर? ये भी आसानी से उत्तर दीजिए। पाठ की रेफर्स टू द शेप एंड लुक ऑफ द टेक्स्ट। तो आशय, किसका आशय? पाठ के आकार और प्रदर्शन से है। आकार पूछ रहा है तो आपको उत्तर सोच समझ के देना है। बहुत ही मतलब आसान है, सोच के उत्तर दीजिए। वाह, बहुत बढ़िया। आकार और प्रदर्शन पूछ रहा है, राइट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फॉन्ट स्टाइल यानी फॉन्ट शैली। फॉन्ट स्टाइल में आपका पाठ का आकार हो या प्रदर्शन, उससे होता है आपका ये। बहुत बढ़िया। जिनका उत्तर है बी, 32 का आंसर दीजिए। खाली स्थान का अर्थ है एक पृष्ठ पर पाठ की स्थिति। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बन जाएगा। खाली स्थान का अर्थ है एक पृष्ठ पर पाठ की स्थिति। एडिटिंग टेक्स्ट, रिप्लेसिंग टेक्स्ट या अलाइनमेंट टेक्स्ट या फॉर्मेटिंग टेक्स्ट? बताइए उत्तर। पृष्ठ पर पाठ की स्थिति। थर्टी 32 का आंसर दीजिए। जो सही उत्तर देगा मेरे दोनों हाथों से थम्स अप होगा। देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए पाठ का जो संरेखन, यहाँ पे संरेखन कर लीजिएगा, ये उत्तर होगा सही। और इसका हिंदी क्या, इंग्लिश क्या बताया था? अलाइनमेंट टेक्स्ट। ये क्या करता है? इसका अर्थ क्या है? एक पृष्ठ पर पाठ की स्थिति को दिखाता है, अलाइनमेंट। बहुत ही बढ़िया। 33 नंबर, ये छोड़िएगा मत क्वेश्चन जो 33 वाला है। खाली स्थान एमएस वर्ड का फीचर एक सूची बनाने में सहायता करता है।
खालिस्तान डॉट 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 फीचर ऑफ MS वर्ड हेल्प्स टू क्रिएट अ लिस्ट बुलेट्स एंड नंबरिंग नन ऑफ दिस। MS वर्ड का फीचर एक सूची बनाने में सहायता करता है। 33 का उत्तर दीजिए। वाह, सुपर जवाब, बहुत ही बढ़िया। देखिए यहां पे, अब यहां पे मैं आपको बताता हूं, बुलेट्स एंड नंबरिंग जिनका भी उत्तर आया हो बहुत ही शानदार। अब ये करते क्या है बुलेट्स और नंबरिंग, जब भी आप कोई बुक खोलिएगा या कुछ खोलिएगा आपको ऐसे ऐसे वाले पॉइंट डॉट 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 मिलेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ लिखा मैंने 33 के बाद ऐसा, फिर एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, फिर एक पॉइंट, कभी कभी आप ऐसा वाला देखेंगे तीर वाला, फिर कभी कभी ऐसा वाला देखेंगे तीर, फिर तीर, फिर तीर। ये कौन करता है? बुलेट्स एंड नंबरिंग। अभी यहाँ क्वेश्चन जो दिया हुआ है 33, इसके बाद 34 आएगा, तो ये नंबरिंग में जाके आसानी से कर सकते हैं। चाहे नंबर ऐसे होता है 1 2, चाहे ऐसे भी होता है 1 2 फिर 3, बहुत टाइप के वहाँ पे आते हैं, ABCD भी होते हैं। तो ये करता है बुलेट्स और नंबरिंग। बहुत शानदार उत्तर, जिनका 33 का C आया, 34वां नंबर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्पेल चेक खालिस्तान मेन्यू के अंतर्गत होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पूछ रहा है कि अगर आपको स्पेलिंग चेक करना है तो किस में जाएंगे? टूल में, फाइल में, इंसर्ट में या रिव्यू में? देखिए बहुत शानदार उत्तर होगा, जो उत्तर देंगे सही सही मुझे बता दीजिए एक बार किस में होगा। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर अभी तक आ गया हो सही सही, शानदार जवाब। जिनका उत्तर आया है D, रिव्यू में जब जाएंगे, रिव्यू टैब का जब प्रयोग करेंगे यानी रिव्यू में जाएंगे तो वहां पे आपको स्पेल चेक का मेन्यू आएगा। बहुत बढ़िया उत्तर, MS एक्सेल में बोल रहा है, याद रखिएगा मैंने क्या बोला, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, चलिए आज का 35वां प्रश्न, आपको टूलबार से एप्लीकेशन प्रारंभ करने की अनुमति देता है। कौन अनुमति देगा? रिबन, क्विक लॉन्च टूलबार, स्टेटस बार या टूलबार? चलिए उत्तर दीजिए। टूलबार से एप्लीकेशन प्रारंभ करने की अनुमति देता है। कौन देता है अनुमति, यह आपको बताने हैं। 35 का जो सही उत्तर देगा, मेरे दोनों हाथों से 4 बार डबल डबल थम्स अप मैं दूंगा। 35 का सही उत्तर दीजिएगा। टूलबार से एप्लीकेशन प्रारंभ करने की अनुमति देता है। शानदार उत्तर आ रहा है, जिनका आ गया हो बाकी लोग भी उत्तर दीजिए, पहले उत्तर दीजिए सभी लोग। शानदार जवाब, जिनका उत्तर आया हो B, क्विक लॉन्च टूलबार। ठीक है, चलिए आज का 36वां प्रश्न, खालिस्तान MS वर्ड खालिस्तान, सॉरी 36 नंबर क्वेश्चन कहता है MS वर्ड खालिस्तान एप्लीकेशन है। MS वर्ड इज अ डॉट 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 एप्लीकेशन, विंडो आधारित यानी विंडो बेस्ड, एंड्रॉयड आधारित, यूनिक्स आधारित या लाइनक्स आधारित? LINUX, लाइनक्स आधारित। बताइए, 36 का उत्तर दीजिए। MS वर्ड, वाह सुपर, बहुत ही सिंपल प्रश्न था और सिंपल ही जवाब है, इसको खींचिए मत, विंडो आधारित है ये, है ना, विंडो बेस्ड है MS वर्ड। बहुत बढ़िया। आज का 37वां प्रश्न, यूटिलिटी विभिन्न नेटवर्क संबंधी विषयों से संबंधित हैं। रजिस्ट्री क्लीनर, सिस्टम मॉनिटर, हेक्स एडिटर या मेमोरी टेस्टर? यूटिलिटी बताना है आपको। 37 का उत्तर दीजिए। यूटिलिटी, देखिए जिनका भी 37 का उत्तर आया हो D, शानदार, मेमोरी टेस्टर। यूटिलिटी मेमोरी टेस्टर, यूटिलिटी विभिन्न नेटवर्क संबंधी विषयों से संबंधित है, तो ये होगा आंसर मेमोरी टेस्टर। आज का 38वां प्रश्न, शीर्षक बार यानी टाइटल बार इज अ पार्ट्स ऑफ, यहाँ पे बार कर लीजिए BAR, टाइटल बार। बताइए किसका भाग है? टास्क बार, विंडो डायलॉग बॉक्स, डेस्कटॉप या स्टेटस बार? 38 का उत्तर दीजिए। टाइटल बार इज अ पार्ट ऑफ, शानदार जवाब, जिनका आ गया है अभी तक, बाकी लोग भी दे दीजिए एक बार। 38 का जिनका उत्तर आया हो B, विंडो डायलॉग बॉक्स, बहुत ही शानदार, थम्स अप। आज का 39 नंबर क्वेश्चन, बारकोड उपकरण, बारकोड खालिस्तान उपकरण का एक उदाहरण है। बारकोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ खालिस्तान डिवाइस, इनपुट आउटपुट पॉइंटिंग या नन ऑफ दिस? बताइए, बारकोड
और मैंने वीडियो में भी बताया है, आप देखिएगा इनपुट आउटपुट को लेके बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बताया है कि कौन इनपुट डिवाइसेस हैं, कौन आउटपुट डिवाइसेस हैं। चलिए बार कोड बताइए। वाह, कितने कंफ्यूज हैं आप सभी, बताइए। यहां पे देखिए कितने कंफ्यूज हैं आप लोग, बताइए। कुछ लोग वाह, सुपर जवाब जिनका उत्तर आया है डी, बहुत शानदार। ना तो ये इनपुट है ना तो ये आउटपुट है, बार कोड खाली पूछा है, ठीक है। तो बार कोड क्या है? एक मशीन रीडेबल कोड है, ठीक है ना, डी होगा इसका आंसर। ना ये इनपुट है ना ये आउटपुट है, ये बार कोड खाली पूछा है, केवल बार कोड। तो बार कोड कुछ भी नहीं है, ये आपका क्या है? मशीन रीडेबल कोड है, ठीक है। जैसे अगर आपका कहता ना OCR, चलो मैं समझ लेता, OMR कहता है ना, ये सब आपका हो सकता था, ये सब होता है इनपुट डिवाइसेस। चलिए बहुत बढ़िया। 40 नंबर, खाली स्थान डॉट 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 खाली स्थान जहां आप अपनी सभी फाइलें रखते हैं। लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, माई डॉक्यूमेंट, माई फोल्डर। उत्तर दीजिए। अपनी सभी फाइलें कंप्यूटर में रखते हैं। चलिए उत्तर दीजिए। जैसे ही आपने दाहिना क्लिक करके बटन दबाया तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसमें आता है न्यू। अब न्यू को खोले तो यहाँ पे खुला, बहुत सारा आपको दिखा। अब न्यू में बहुत सारा है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, पेंटिंग है, बहुत सारा है। मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक किया डबल, तो यहाँ पे आ गया माई न्यू डॉक्यूमेंट करके, ऐसे आता है ना। अब आप इसे रीनेम भी कर सकते हैं। अगर उसको सेव करते हैं तो कहाँ जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जब आप सेव कर देते हैं तो वो डायरेक्टली माई डॉक्यूमेंट में सेव होता है। जिनका भी उत्तर आया सी, बहुत बढ़िया, थम्स अप। तो चलिए ये था 40 प्रश्न और ये हो गया। और मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ये JSSC में एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ये 40 के 40 प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए कोई डाउट मत रखिएगा किसी प्रश्न को लेकर। हाँ, उत्तर को लेके बाय द वे, मुझे अगर मैं इतने देर के क्लास में, इस लाइव सेशन के क्लास में अगर मैं गलती से कोई गलत उत्तर बता दिया हूँगा, गलती से मिस्टेकली, तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। और आपको एक बात और बताऊँगा कि जब भी आप टेस्ट देते हैं तो थोड़ा कंसंट्रेट होके दीजिए, बहुत आसानी से आप अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे, आप सब बहुत अच्छे से जुड़ के टेस्ट दे रहे थे, ऐसे ही टेस्ट देते रहिए। और आप सबों को आज बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर